स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 गणित का एक पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पेपर को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि जो मैं पेपर ले करके आया हूँ इसमें अगर हम बात करें तो चैप्टर 1 से लगा करके चैप्टर 5 तक आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए जो पेपर है इसमें सारे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, यानी कि पूरे के पूरे सिलेबस के प्रश्न इसमें नहीं है। इसमें केवल और केवल 1 से चैप्टर 5 तक ही प्रश्न लिए गए हैं। इसलिए ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि आपका सिलेबस अभी तक पूरा तो कंप्लीट हुआ नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका अभी सिलेबस आधा ही कंप्लीट हुआ होगा, तो इसलिए पेपर समझना ज़रूरी है क्योंकि आपका सिलेबस आधा हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग ये मैं पेपर लाया हूँ। स्टूडेंट अगर आप यहाँ देखेंगे तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर MCQ पूछे गए हैं और यहाँ जितने भी आपके बड़े बड़े प्रश्न पूछे गए हैं सारे के सारे 1 से 5 चैप्टर तक ही पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन को आप लोग देखना कौन सा क्वेश्चन कहाँ से और किस चैप्टर से पूछा जा रहा है और किस तरीके का प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, इस पूरे के पूरे पेपर को पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न हमारे एग्जाम 2024 में आने वाले हैं, क्योंकि यही प्रश्न है जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम 2024 में इसी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसीलिए कह रहा हूं इस पेपर को समझना जरूरी है। तो आइए देखते हैं, पूरा का सोल्यूशन कराने वाले हैं, एक एक प्रश्न को समझेंगे डिटेल से एकदम, ठीक है ना। किस चैप्टर का क्वेश्चन है, कहां से पूछा गया है, सब बताएंगे। तो देखिए इसमें से सबसे पहला जो प्रश्न होता है इसमें बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और मैं आपको बता दूं कि भैया आपके बोर्ड एग्जाम में 20 MCQ पूछे जाते हैं। कितने MCQ? तो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 MCQ, ठीक है ना, यानी 20 MCQ पूछे जाते हैं। और ये जो 20 MCQ आते हैं आप लोगों को पता होगा कि ये चैप्टर 1 से 14 तक आते हैं। बट आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो ये प्रश्न है केवल और केवल 1 से लगाकर 5 चैप्टर तक ही पूछे गए हैं। तो भैया आपको यहाँ से बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। सबसे पहला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ये वाला प्रश्न मैंने आप लोगों को एक वीडियो में कराया था और मैंने आपसे चिल्ला चिल्ला करके कहा था कि भैया इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। मैंने इस क्वेश्चन को डिटेल से करके बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको केवल और केवल इस क्वेश्चन का आंसर ही बताने वाला हूं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2p+1, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब ये क्यों इसका राइट ऑप्शन होगा, तो इसके लिए आप लोगों को मैंने एक 20 MCQ वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको 20 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण MCQ कराए थे और उसमें मैंने इस प्रश्न को भी कवर किया था और डिटेल से बताया था एकदम। तो उस वीडियो को जाकर के आप जरूर देखना। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 95 तथा 152 का HCF क्या है। 57 होगा कि 1 होगा कि 9 होगा कि 38 होगा। देखो स्टूडेंट, जब बात आ जाए 2 HCF की, जब बात आ जाए 2 HCF की और क्वेश्चन हो जाए MCQ में, ध्यान से समझना, जब बात आ जाए HCF की और क्वेश्चन दे दिया जाए MCQ में, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। सिंपल से जो आप लोग कक्षा 8 और कक्षा 9 में जो जिस तरीके से आपने HCF करना सीखा था सेम उसी तरीके से इसका आंसर आप करोगे। भैया दोनों को लिखोगे, इसका इससे भागा दोगे और लास्ट में जो शेष बचेगा ना उसका जो क्वाइसेंट वैल्यू होगी यानी जो भाज्य होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, कमेंट करके बताइएगा। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं उनको बता देता हूं, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 19, यानी 19 इसका राइट आंसर होगा। आप करके देख लेना, इसका राइट आंसर 19 होगा। इसके बाद देखिए लासा यानी एलसीएम से क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा प्रश्न है कि 15, 18 और 24 का लासा होगा। देखो यहां पर HCF वाला प्रश्न आप खुद से कर लेना क्योंकि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये जो प्रश्न है आप लोगों का लासा वाला यानी कि एलसीएम वाला, एलसीएम वाले प्रश्न में क्या होता है, एलसीएम वाले में सिंपल सी बात है भैया। देखिए 15, 18 और 24 को अलग अलग लिख लो, 15, 18, 24 इनको मैंने अलग अलग लिख लिया। सिंपल सी बात एकदम। ये क्या 2 से कटेगा, नहीं 3 से कटा, तो 3 से काटो, 3 से कटा, 3 5 बार गया तो 3 से कट गया। अब देखो 5 किससे कटेगा, तो केवल 5 से कटेगा। चलिए अब देखो 18 2 से कट रहा है ना, तो 2 से काटा, कितने बार गया, 9 बार, 2 9 18। अब 2 9 से तो कटेगा नहीं, तो 3 से कटेगा, तो 3 त्रिकाई, 2 लिखा फिर 3 लिखा, अब फिर 3 आ गया, 3 त्रिकाई। अब देखो फिर से 3 से काट दो तो एक और 3 आ जाएगा। इसके बाद देखो 24, 24 किससे कटेगा, 24 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 लिख दिया। 12 किससे कटेगा, फिर से 2 से कटेगा, 2 छंग 12। अब देखो अब ये 6 किससे कटेगा, फिर से 2 से कटेगा, फिर से 2 लिख दिया।
2 तिहाई, बट अब ये 2 से नहीं कटेगा। अब ये किससे कटेगा? तो अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, तो मैंने 3 लिख दिया। इस तरीके से देखिए एलसीएम में क्या होता है कि भैया तीनों जो घातें होती हैं उनमें से कोई एक घात उठाओ, जैसे कि 2 हमने उठाया तो 2 की अधिकतम घात कितनी है? 1 2 3, यहाँ सबसे ज्यादा बड़ी घात है, 2 की घात 3 ले लिया मैंने। इस तरीके से 3 उठाओ, 3 की अधिकतम घात कहाँ है? पर यहाँ पर है, तो 3 की घात 2 लिख लो। इसके बाद 5 उठाओ, 5 की अधिकतम घात 1 ही नजर आ रही, क्योंकि यहाँ पर कोई 5 नहीं, यहाँ पर भी कोई 5 नहीं, सिंपल सा, यहाँ पर 1 है 5, तो यहाँ पर हमने 5 को 1 लिख दिया। अब इनका कुछ मत करो, एलसीएम यानी गुणा भाग कर लो भैया, गुणा कर लो इनका, तो ये 5 5 ही रहेगा, ये 3 तिरकाई 9 हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा। इसके बाद देखो 8 9 72 हो जाएगा, और 5 5 दूना के 10 और 5 सत्ते 35, 1 36, तो 360 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये वाला इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। देखिए मैं आपके सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो यहां पर आपको समझाया ना जाए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, कह रहा है कि बहुपद दिया रखा है और बहुपद में हमसे कह दिया गया कि √3x प्लस k/4 माइनस का 2 प्लस 5x की घात 3 की घात है। देखो स्टूडेंट, जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाए बहुपद से, है ना, और सिंपल से इस टाइप का प्रश्न पूछ दिया जाए, इसको देखो समझो, इस टाइप का प्रश्न पूछ दिया जाए और उसमें कह दे घात क्या होगी, तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा आपको याद रखना है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, यहां पर क्वेश्चन था 3x प्लस का k/4 माइनस का 2 प्लस 5x⁻3, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना। और इससे हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है इसकी घात बताओ, यानी हमसे घात पूछ रहा है। अब हम करेंगे क्या? हम यहां पर सिंपल से x की वैल्यू देखेंगे, x की, अब देखेंगे x की अधिकतम घात कहां है, तो सबसे पहले एक x यहां है और दूसरा x यहां है, और इसके इन दोनों में देखिए कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों में ही अधिकतम घात x के किसके ऊपर है, तो यहां पर तो आपकी 1 है बट यहां पर आपकी 3 है। इसका मतलब यह है कि यहां पर भैया जो हमारा बहुपद दे रखा है इसकी अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, सॉरी ये वाला क्वेश्चन है चौथा वाला, तो यहां पर देखिए बहुपद fx की अधिकतम घात कितनी होगी। देखो स्टूडेंट्स, अधिकतम घात नहीं होती है, सिंपल से क्वेश्चन कह दिया जाता है घात बताओ, लेकिन हमको x की अधिकतम घात देखनी है, वही इस बहुपद की घात होती है, तो मतलब कि 3 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो मैं आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल से समझा रहा हूं, कोई क्वेश्चन आपको रट्टा फिरकेशन नहीं मरा रहा हूं, मतलब समझ रहे हो, आपको हर एक चीज का नॉलेज देता चल रहा हूं, ठीक है ना, वही जरूरी है आपके लिए, रटना नहीं समझना है। 5वां नंबर देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से एक बहुपद से प्रश्न आ गया, पहला 2, देखिए शुरुआत के तीनों प्रश्न वास्तविक संख्या से पूछे गए हैं स्टूडेंट, और ये तीनों ही प्रश्न जो ना आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बताता हूं, ये जो पेपर बनाने वाले जो टीचर है ना, मेरा उनसे कांटेक्ट है और वो खुद 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए पेपर बनाने जाते हैं, ठीक है ना। कहां पर जाते हैं, तो वो प्रयागराज पेपर बनाने के लिए जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है मैथ का, ठीक है ना, मेरे से भी सीनियर है, समझ सकते हो, उन्होंने ये पेपर बनाया है आपके लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, सॉरी 5 देख लीजिए पहले, कह रहा है कि fx = 3 माइनस का x प्लस 2x⁻2 का मान, अगर हम लोग x के बराबर 3 रख दें तो इस पूरे fx की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो इस टाइप के प्रश्नों में ज्यादा झंझट ही नहीं होता है, सिंपल से हमसे कह दिया जाता है कि x बराबर हमको 3 रखना है, और समीकरण इसमें यानी जहां जहां पर आपका x है वहां पर आप 3 रख दो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अब सिंपल से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत और तकलीफ होती है, मुझे पता है ना, इस वाले क्वेश्चन को बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है 3 माइनस का x प्लस का 2x⁻2, हमको सिंपल से x की जगह 3 रखना है, तो 3 रख दीजिए। यहां पर देखिए x है तो इसकी जगह हम 3 को रख देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 और 9 दूना की 18, ठीक है ना, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि द्विघात बहुपद px² प्लस qx प्लस r के शून्यांकों का योग पूछ रहा है, क्या होगा। यानी यहां पर सिंपल से आपको दे दिया गया है px² माइनस का x प्लस का 2x², और इससे हमसे पूछ रहा है कि भैया इसके आपको क्या बताने हैं, शून्यांकों का योग बताना है। क्या बताना भैया, शून्यांकों का आपको योग बताना है। और जब भी कभी बहुपद के, ध्यान समझना, सॉरी द्विघात बहुपद के, हाँ जी, द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग पूछा जाए तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस का बी अपॉन ए। और अगर गुणनफल पूछ दिया जाए तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा यानी अल्फा गुणित बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इनकी मदद से आप लोग शून्यांकों का योग ज्ञात कर सकते हो। इसका फार्मूले का यूज उपयोग करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमसे योग पूछा गया है। अब देखो इस वाले समीकरण में हमको क्या करना है, बी और ए ढूंढना है। तो यहाँ पर आप लोगों का होता है, इसके ऊपर होता है ये हमारा ए होता है, ये हमारा बी होता है और ये हमारा सी होता है। तो हमको माइनस का बी लेना है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस का क्यू, ठीक है ना। इसके बाद हमें ए लेना है, इसका मतलब ये पी हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर कहाँ है, माइनस का क्यू अपॉन पी। तो इसमें से एक माइनस का क्यू अपॉन पी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला। अब देखिए आगे का क्वेश्चन नंबर 7 नंबर प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण दे रखा है और उसकी घात होती है, यानी एक रैखिक समीकरण की घात होती है। ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को, एक रैखिक समीकरण जो होता है उसकी घात कितनी होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, काफी सारे लोगों को नहीं पता होता है कि एक रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है। तो मैं आपको अगर सिंपल सी भाषा में बताऊं तो बच्चों यहां पर समझो, एक होता है बहुपद, एक होता है बहुपद, एक होता है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है ना, और एक होता है रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। इन चीजों को समझ लेना स्टूडेंट। देखो द्विघात, देखो कभी कभी इन तीनों से अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछता है। अगर बहुपद की घात पूछ दे तो भैया उसमें कोई निश्चित नहीं होता, ठीक है ना, तो ये निश्चित नहीं होती है। लेकिन द्विघात समीकरण की अगर घात पूछ दी जाए तो ये 2 होती है, और रैखिक समीकरण की घात पूछ दी जाए तो ये 1 होती है। तो इसका मतलब ये है रैखिक समीकरण की घात कितनी होगी, तो यहाँ पर इसकी घात 1 होगी, ठीक है ना। याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न नंबर हमारा 8 है, कह रहा है कि कोई दो अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखो यदि इकाई का अंक x तथा दाही का अंक y है। यानी कह रहा है कि भैया एक 2 अंकों की कोई संख्या है, तो हमको क्या करना है, 2 अंकों वाली संख्या के लिए जो सूत्र होता है उसको लिखना है। और सूत्र कैसे लिखोगे, तरीका क्या है, तरीका यह है कि जो इकाई का अंक है ना, जो इकाई का अंक है वो हमारा x है, और जो हमारा दाही का अंक है वो हमारा y है। सिंपल सी बात है, जब इकाई का अंक आपका x हो और दाही का अंक y हो तो भैया उसका राइट आंसर हो जाता है 10y प्लस एक्स। अब ये कैसे होता है तो ध्यान से समझो। देखो सबसे पहले जो आपका दाही का अंक होता है उसमें कितना होता है 10, इकाई के अंक में कितना होता है 1। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर आपका दाही का अंक कितना है तो 10, इसमें y जो मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर इकाई के अंक में x का मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 10y प्लस एक्स। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कहीं कोई दिक्कत कुछ तकलीफ सभी को कमेंट करके जरूर बता देना। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 9 के कितने हल होंगे। कह रहा है इसके कितने हल होंगे। तो भैया इसके जो कितने हल होंगे तो आप कमेंट करके हमें बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि भैया एक क्वेश्चन को हम आपको लिए होमवर्क में जरूर देते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमें आप कमेंट करके जरूर बताओगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप लोग अलग अलग मान रखोगे और वहां पर इसके जो हल होंगे वो कितने आपको निकालने हैं, ठीक है ना। काफी सारे लोगों को अनंत भी लग रहा होगा। जो भी इसका आंसर है आप कमेंट करके हमें बताओ, 1 है कि 2 है कि 3 है कि अनंत हल होंगे। जितने भी आंसर इसके मतलब कि अलग अलग जो भी जिसके आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हमको भी पता चले कि जो स्टूडेंट हमारी वीडियो को देखते हैं उनकी तैयारी आखिर में कहाँ तक हुई है। क्योंकि ये वो पेपर है जो जितना पढ़ चुका है ना उनके लिए ये पेपर बना है। इस पेपर को हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक बनाया है, ठीक है ना, ताकि आप इसके सारे क्वेश्चन को कर सको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमें आप कमेंट करके बताएंगे। 10वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि समीकरण युग्म। अब देखिए समीकरण युग्म क्या दे रखा है, के एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू 2। देखो आपको हो सकता हो ना दिख रहा हो, बट मैं आपको दिखा रहा हूं। कह रहा है के एक्स माइनस का y इज इक्वल टू 2, और दूसरा दे रखा है 6x माइनस का 2y इज इक्वल टू 3 के अद्वितीय हल होंगे, ठीक है ना। कह रहा है इसके अद्वितीय हल होंगे। आगे देखिए इसके ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन देखते हैं इसका। अद्वितीय हल होंगे तो मतलब इन 4 में से k का आपको मान बताना है, ठीक है ना, k का मान बताना है। देखो सिंपल सी बात, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में आपको ये 2 समीकरण दे रखे थे, ठीक है ना, ये 2 समीकरण आपको दे रखे थे, ठीक है ना, ये 2 समीकरण दे रखे थे। हमसे इसमें k का मान ज्ञात करना था। देखो स्टूडेंट्स हमसे 2 समीकरण दे रखे हैं और कह रहा है कि इनके क्या है, अद्वितीय हल हैं। क्या है, अद्वितीय हल।
और जब भी कभी, अब देखो स्टूडेंट, ये दो आपको समीकरण दे रखे हैं, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये भैया दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां पर ये बात समझो कि जब दो आपको रैखिक समीकरण दे दिया जाए और अद्वितीय हल हो, तब आप उस के का मान कैसे निकालोगे? तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, a1 b1 और c1 निकाल लेना है और a2 b2 और c2 निकाल लेना है। तो a1 यहां पर आपका k हो जाएगा, b1 आपका y हो जाएगा, c1 आपका 2 हो जाएगा, a2 आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 1 होगा, b2 आपका 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, और c2 आपका 3 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है इसके कैसे हल हैं भैया, इसके जो हल हैं वो अद्वितीय हल हैं। कैसे हल हैं? अद्वितीय हल। तो अगर हम बात करें भैया कि अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, तो कंडीशन होती है ये वाली, यानी a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। अब यहां मान रख दीजिए, a1 का मान आपका k हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। a2 का मान कितना हो जाएगा, a2 का मान 6 हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना हो जाएगा, तो b1 का मान माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। b2 का मान कितना हो जाएगा, सिंपल b2 का मान माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2k हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो अगर, बट देखो दोनों के बीच में एक चीज़ है, डज नॉट इक्वल टू, तो वो हमको ज़रूर लगानी होगी। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी k डज नॉट इक्वल टू 3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए ऑप्शन में कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए क्वेश्चन के आंसर को? देखिए अगला प्रश्न आप लोगों का है, फिर से ये कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, और कह रहा है इस बार इसके अनंत हल हैं, इस बार इसके अनंत हल हैं। अब बच्चों ध्यान से समझना, इस वाले प्रश्न को थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझ लेना, क्योंकि भैया अभी आपने जो प्रश्न देखा उसमें आपसे पूछा गया था अद्वितीय हल, बट इसमें कह दिया गया है कैसे हल हैं, अनंत हल हैं। इसमें आपसे अनंत हल की बात कर रहा है, और जब भी कभी अनंत हल की बात करें तो वहां पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। ये किसकी कंडीशन होती है? ये होती है अनंत हल की। और अगर हमने अभी आपको अद्वितीय हल की कंडीशन बताई थी तो आपको पता है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, किसमें? अद्वितीय हल में। अब बच्चों यहां समझो कि k के किस मान के लिए यहां पर आपको सिंपल से k का मान फाइंड करना है। तो a1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, a2 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू b1 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इज अपॉन b2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का k हो जाएगा, इज इक्वल टू c1 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, c2 का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखो बच्चों यहां ध्यान से समझो, चाहे आप इन दोनों को ले लो, केवल इन दोनों को ले लो, या फिर इन दोनों को ले लो, तो मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं इन दोनों को ले लेता हूं, ठीक है ना, इसको ले लेता हूं, इसको मैं हल कर लेता हूं। देखिए 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस का k, 2 एकम 2, 2 दुनाई 4, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का k, 3 दुना के 6, ये आपका माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस का हो जाएगा, तो k का मान आ जाएगा आपका माइनस का 6। देखिए माइनस का 6 का ये आंसर आपको नजर आ रहा है, माइनस का 6 आंसर कहीं आपको दिख रहा है क्या स्टूडेंट्स? जी हाँ दोस्तों, आपको दिख रहा है ये वाला, बट यहाँ पर k इक्वल टू 6 दे रखा है, कहीं कोई गलती की हमने क्या, एक बार देख लेते हैं। a1 का मान हमने 2 रखा, इसके बाद देखिए a2 का मान हमने 4 रखा, b1 का मान हमने 3 रखा, b2 का मान माइनस का k रखा। हालांकि हमने कोई गलती तो नहीं की है, इस बार इसको लेकर के हल कर लेते हैं। अच्छा देखिए ये आपका हो जाएगा 30, ये आपका हो जाएगा यहाँ से माइनस का 5k, है ना, तो k इक्वल टू 5 छक्का 30, यानी माइनस का k, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पर देखिए गलती एक ये हो गई है कि भैया इन्होंने खुद से गलती कर दी है, इसका ये ऑप्शन नहीं होगा, k इक्वल टू माइनस का 6, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा k इक्वल टू माइनस का 6। उम्मीद करते क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ तक 12 तक कंप्लीट हो गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, कह रहा है कि समीकरण x प्लस 6 x माइनस का 5, अब दोनों ये दे रखे हैं और इज इक्वल टू 0 के मूल होंगे। अब देखो ये वाला प्रश्न काफी ज्यादा हमने अपने कोचिंग में प्रैक्टिस कराई थी, बहुविकल्पी में हर साल में इन क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस कराता हूँ। क्वेश्चन है सिंपल से एकदम, ठीक है ना, x प्लस 6 ब्रैकेट में x माइनस का 5, x माइनस का 5, ठीक है ना, ये प्रश्न है x प्लस 6 x माइनस का 5। तो देखो ये क्या होगा, ये जो होगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना।
ये प्लस का 6 है, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस का 6 और ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस का 5। आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 5। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमके कह रहा है कि यदि समीकरण 9x स्क्वायर प्लस का 6kx प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करो। देखो स्टूडेंट, ये वाला प्रश्न हो सकता हो आपके लिए थोड़ा सा नया हो, बट जिन लोगों ने एक बार भी अगर इस क्वेश्चन को लगाया है उनके लिए ये क्वेश्चन एकदम इजी होगा। हमसे कह रहा है कि मूल समान हैं। बच्चों जब कह दे कि मूल समान है तो जो मूल समान होते हैं उस टाइम जो आपका विविक्त कर, देखिए काफी लोगों को नहीं पता होगा कि विविक्त कर क्या होता है। तो विविक्त कर आपका डी होता है और ये जो डी होता है, यदि इस डी के मूल समान है, यदि इस डी के मूल कैसे हैं समान हैं, तो इस डी का मान 0 के बराबर में हो जाता है। सिंपल सी बात एक लॉजिक में आपको फीड कर लेनी है कि कहीं पर भी कोई अगर द्विघात, देखो बच्चों ये आपका एक द्विघात समीकरण है, ये आपका ना तो रैखिक समीकरण है ना तो बहुपद है, ये आपका एक द्विघात समीकरण है। और जब भी कभी द्विघात समीकरण में मूल समान कह दिए जाए तो उस परिस्थिति में आपको d इज इक्वल टू 0 कर देना है। सिंपल सी बात, हम d इक्वल टू 0 क्यों करेंगे? तो सिंपल सी बात आपको समझनी है कि d का जो मान होता है वो b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है और ये इक्वल टू 0 होता है। अब यहां से आप सारी क्वेश्चन को कर लोगे। b स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे हम लोग, मान पुट कर देंगे, b का मान, a का मान और c का मान। ये सारे मान कहाँ से मिलेंगे? तो इस द्विघात समीकरण से मिलेंगे। इस समीकरण की सहायता से हम लोग इसमें मान पुट करते हैं। देखिए 6k हमारा b हो जाएगा, a हमारा 9 हो जाएगा, c हमारा 4 हो जाएगा। तो मान पुट करते हैं। b हमारा कितना है 6k स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस का 4 एज इट इज रहेगा। a हमारा यहाँ पर आपका 9 दे रखा है, c आपका यहाँ पर 4 दे रखा है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा छचरंग 36k स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ से आपका नचोक 36 का मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 0। 36k स्क्वायर माइनस का 4 छंग 24, हासिल लगेगा 2 4 3 12, 144 इज इक्वल टू 0। 144 उधर चला जाएगा तो 36k स्क्वायर इज इक्वल टू 144, वो भी प्लस का, 144 माइनस का है तो उधर साइड जाकर के प्लस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से काटना शुरू कर दीजिए, यहाँ से काटिएगा आप लोग 36, 6 से काटिए, छचरंग 36, 6 दुना के 12, ठीक है ना, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 कम 6, 6 चौक 24 से देखिए k स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस माइनस का 2, क्योंकि जब k स्क्वायर है ना तो स्क्वायर हटेगा, k स्क्वायर है तो स्क्वायर जब हटेगा तो प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। तो अब बताइए इसका राइट ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा? ठीक है ना, देखिए यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पर आप लोगों का इतना ये हटा करके केवल और केवल इतना सही होगा। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर आपका बट्टे में 3 जो है वो गलत है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लस माइनस का 2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पर हमारा 14 क्वेश्चन भी पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस k इज इक्वल टू 0 के 2 वास्तविक तथा भिन्न मूल हो तो, यानी समीकरण ये दे रखा है और कह रहा है कि इसके 2 वास्तविक और भिन्न मूल हों तो उस कंडीशन में वास्तविक हों और 2 भिन्न मूल हों तो उस कंडीशन में k का मान क्या होगा? यानी कि b डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी b डज नॉट इक्वल टू जब 0 होता है स्टूडेंट, तो सिंपल से आपको ये समझना है कि आपका क्या होता है, d जो होता है तो उस कंडीशन में आपको ये समझना जो आपका d होता है वो बड़ा होता है 0 से। ठीक है ना, और d का मान कितना होता है? हमने आपको बताया था d का मान b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। और अगर d का मान b स्क्वायर माइनस का 4ac होगा तो भैया ये 0 से बड़ा होगा। d का मान b स्क्वायर माइनस का 4ac d से 0 से बड़ा होगा। अब क्या करोगे, सिंपल से यहाँ पर मान पुट कर दोगे और उसको क्या करोगे, 0 से बड़ा दिखा दोगे। ठीक है ना, सिंपल से आपको एक बात समझ लेनी है। ठीक है ना, यहाँ पर आप क्या करोगे, जितना भी आपका यहाँ पर k के साथ प्लस माइनस में कुछ भी आएगा उसको आप लेफ्ट हैंड साइड भेज दोगे, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग घर पर ट्राई करना। 16 नंबर क्वेश्चन है कि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 का मान क्या होगा? देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, तो इस वाले क्वेश्चन को लगाने का तरीका एकदम डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग तरीका, बड़ा क्वेश्चन है।
हालांकि इस क्वेश्चन को मैं अलग से डिटेल से बनाऊंगा ताकि आपको इसकी क्वेश्चन के बारे में नॉलेज हो सके, ठीक है ना। अगर इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब ये 3 कैसे आया वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जिनको पता है कैसे क्या हुआ है तो वो इस क्वेश्चन को देखें और कमेंट करके बताएं कैसे क्वेश्चन लगेगा ये। जिनको नहीं आता ये वाला क्वेश्चन वो हमें कमेंट करके बताएंगे। इसके बहुत टाइप के प्रश्न हैं और सारे टाइप के प्रश्न मैं आपको जरूर कराऊंगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूत्र an इज इक्वल टू 3n+2। अब ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी से लिया गया है। क्वेश्चन है कि an इज इक्वल टू 3n+2 से परिभाषित अनुक्रम के पहले 3 पद हैं। पहले 3 पद क्या होंगे वही बात है, बताने हैं। सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो देखो ये एक सिंपल सा आप लोगों को एक समांतर श्रेणी दे दी गई है, ठीक है ना। ये समांतर श्रेणी और इसमें से हमको निकालने हैं पहले 3 पद। वो कैसे पहले के 3 पद आप निकालोगे वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं, तो उन चीजों को आपको ध्यान से समझना है। देखो स्टूडेंट यहां समझो, हमको यहां दे दिया गया an इज इक्वल टू 3n+2, ये हमको दे दिया गया। हमसे शुरुआत के 3 पद ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है ना, इसके लिए फार्मूला वो आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, शुरुआत के 3 पद। सिंपल सी बात है, n इज इक्वल टू 1 रखो, 2 रखो और 3 रखो। कहाँ रखोगे तो इस n की जगह रखोगे और इस n की जगह रखोगे। तो a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, n की जगह 1 प्लस का 2, तो आंसर हो जाएगा 3, 1 + 2 यानी कि 5। पहला पद आपका 5 हो जाएगा। दूसरा पद देखो 3 के यानी कि n की जगह 2 रखो प्लस का 2 हो जाएगा। 3 दूना के 6 + 2 8 हो जाएगा। a की जगह 3 रखो, a3 मतलब अब यहाँ 2 था भैया 3 हो जाएगा। तो 3 3 9 + 2 यानी 9 2 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 8 11 ये शुरुआत के 3 पद होंगे। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 5 8 11 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। देखिए 2 क्वेश्चन आपके और रह गए हैं, इसमें 20वां प्रश्न नहीं है, ठीक है ना। अब वो क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, ठीक है ना। 18वां क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि समांतर श्रेणी से ये भी लिया गया है। कह रहा है समांतर श्रेणी 13 8 13 18 का कौन सा पद 73वां पद होगा। यानी इसमें से आपको कौन सा पद 73वां होगा वो आपको बताना है। कौन सा पद 73वां होगा, ठीक है ना। कौन सा 15वां पद होगा 73वां, कि आपका 16वां पद होगा, कि 17वां, कि 18वां, कौन सा पद होगा आपको 73वां। तो इसके लिए फाइनली आपको ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले समझना होगा 19 नंबर। जब आप 19 नंबर समझ लोगे तो आप 18वां करोगे। सबसे पहले 19 समझो। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद कौन सा होगा। तो सबसे पहले 2 7 12, ठीक है, 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, फिर कह रहा है 10वां पद पूछ रहा है। इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला आपका होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 और इंटू डी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है फार्मूला। और इस फार्मूले में एक चीज होती है भैया, जो ये आपका a होता है ना, ये वाला a, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद। इसको क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें आपका n क्या है, सॉरी ये समझो, ये d हमारा यहाँ पर है सार्वांतर। क्या है, सार्वांतर, ठीक है ना। यहाँ पर n हमारा है, n कौन सा पद है, तो n हमारा यहाँ पर है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए समझिए, n हमारा यहाँ पर 10वां पद है, 10वां यानी कि 10वां पद, ठीक है। ये चीजें आपको समझ लेनी है। देखिए a आपको पता है, प्रथम पद आपको पता है, लेकिन आपको d नहीं पता है। तो d आप लोग किस तरीके से निकालो वो मैं बताऊंगा। n आपको पता है, n कौन सा पद है, 10वां पद, तो वो भी आपको पता है। a आपका कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। n आपका कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। आपको क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है। तो d कैसे ज्ञात करोगे, यहां समझो। तो d इज इक्वल टू होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद, या तीसरा पद माइनस का दूसरा पद, या चौथा पद माइनस का तीसरा पद। तो सिंपल सी बात है, हम दूसरे पद से पहला पद घटा देंगे तो 7 माइनस का 2 आ जाएगा 5। तो यहां से आपका d निकल के आ गया, ठीक है ना, 5। अब ये सारी वैल्यू उठा करके आप इस समीकरण में पुट कर दोगे। a कौन सा पद निकालना है, 10वां पद, ठीक है ना। a की जगह रखेंगे 3 प्लस n की जगह रखेंगे 10, 1 इंटू में रख दीजिए 3। अब इसको हल कर लीजिए, 10 में 1 जाएगा 9 बचेगा, प्लस का 3 इंटू में 3, 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27 और 3, देखिए ध्यान से समझिए, d की जगह हमारा 5 है। तो 9 तियाँ 9 पना के 45, और ये शुरुआत वाला पद हमारा 2 है। ये 2 पद है हमारा, देखिए 2 दे रखा था, ये 2 7 12, 2 7 12 था। तो हमारा पहला पद हमारा 2 होगा।
तो ये हो जाएगा 9 पन्ना 45 2 47, इसका राइट आंसर 47 आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका 47 कहीं नहीं दिखेगा। अब ये इसलिए नहीं दिखा क्योंकि यहाँ पर आंसर में ही गलत दे रखा है। यहाँ पर आंसर कहीं पर आपको एक काट करके यहाँ पर आप कर लेना है 47वां, ठीक है ना, यानी जो आपका 10वां पद होगा वो 47 होगा। ये हटा दीजिए, ठीक है ना। 26 देखिए आपसे पूछ रहा था कि समांतर श्रेणी में, एक समांतर श्रेणी में 10वां पद कौन सा होगा। तो देखिए आपसे ये थोड़ा नहीं पूछ रहा था कि 27वां 28वां 27वां, हमसे पूछ रहा था कि 10वां पद होगा कौन, तो 10वां पद आपका 47 होगा। अब आइए इस क्वेश्चन पर, अब हम लोग करने वाले हैं इससे 18 नंबर। 18 नंबर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कह रहा है समांतर श्रेणी में कौन सा पद 73वां होगा। हमको यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये जो हमारा 73वां पद है ये हमको दे रखा है a + n - 1 × d। हमसे देखिए d आपको पता है कि 8 से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा। और देखो हमको यहाँ पर इस बार n ज्ञात करना है, ठीक है ना, कौन सा पद n हमको ज्ञात करना है। पहला पद आपको यहाँ पर 3 दे रखा है, ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ करना ही नहीं है। इसको इधर भेज दोगे तो 75 बचेगा, माइनस का 3 हो जाएगा, सॉरी 70 बचेगा, यानी 73 में 3 जाएगा 70 बचेगा। n - 1 × 5 को इधर भागे में भेज दोगे तो 70/5 = n - 1। 5 × 5 5 × 20, n - 1 = 14, n = 14 - 1 यानी कि n = आपका हो जाएगा 13। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भैया आपका 73वां पद कौन सा होगा। अब देखिए इसमें से गलत दे रखा है, ठीक है ना, इसमें भी गलत दे रखा है, सॉरी इसमें सही दे रखा है। ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 15वां पद आपका हो जाएगा 73वां। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो आपका 15वां पद है वो आपका 73 होगा, और इसमें जो आपका 10वां पद होगा वो आपका 47 होगा। पेपर के जितने भी महत्वपूर्ण 20 MCQ थे, सॉरी 19 MCQ बताए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है ना, बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई है। अब देखिए यहाँ पर आपके 5 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। देखो अब आपके एग्जाम में आते वर्णात्मक प्रश्न, कैसे आते हैं ध्यान से समझो। यहाँ पर 2 नंबर में पूछा गया है, पहले चैप्टर से लिया गया प्रश्न HCF से, जिसमें 2 HCF से आपका पूछा गया। इसके बाद फिर से आपसे पूछा गया है, कह रहा है इसमें HCF दे रखा है और आपको LCM बताना है। और कैसे आपको बताना है, यदि आपको 26 और 169 दे दिया गया है और HCF दे दिया गया है तो आपको LCM बताना है। ये सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, दिक्कत मत लीजिए। आगे देखिए आगे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। गा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, ध्यान से समझना। प्रश्न आपसे कह रहा है कि बहुपद आपको दे रखा है y⁻³ -6 y⁻2 प्लस 11 y-6 का एक शून्यांक 3 है, तो इसके अन्य 2 शून्यांक याद करो। इस टाइप का प्रश्न भी कराएंगे। इसके बाद फिर से एक बहुपद से क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा भागफल शेषफल ज्ञात करो, ठीक है ना, भागफल शेषफल ज्ञात करो। फिर आपसे पूछा गया है द्विघात समीकरण से 2 अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखो, यदि इकाई का अंक x तथा दाई का अंक y हो तो। देखो अभी आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था MCQ में, वही क्वेश्चन उठा करके यहाँ रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर वाले प्रश्न कैसे कैसे आ रहे हैं सामसो, तो 4 नंबर वाले प्रश्न आ रहे हैं। देखो इसमें से सबसे पहला 4 नंबर में जो प्रश्न पूछा गया है, ये आपका पूछा गया है द्विघात समीकरण से, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको एक ये समीकरण दे रखा है और आपको एक ये समीकरण दे रखा है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझने वाली बात आपके लिए ये है कि यहाँ पर जो ये पेपर का पैटर्न है थोड़ा सा इजी बनाया गया है, ताकि वो स्टूडेंट अच्छे से करें, थोड़ा सा उनके अंदर मोटिवेशन आए, थोड़ा सा उनको खुद पर भरोसा रहे कि नहीं हम क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर रहे हैं। ये इजी क्वेश्चन पेपर है और इसको क्वेश्चन पेपर को आपको पूरा करना अनिवार्य है, ठीक है ना। इसमें आपको 2 समीकरणें दे रखी हैं, रेखिक समीकरण, प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए इन दोनों क्वेश्चन को करना है, तब जाकर के आपको मिलेगा 4 नंबर, ठीक है ना। इसके बाद गा नंबर क्वेश्चन है कि a/x - b/y = 0। इस तरीके से एक और समीकरण दे रखा है और फिर कर रहा है कि इसमें से आपको निकाल करके a और b का मान रखना है और फिर आपको उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है ना। x और y का मान वृज्ज गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना, तो 4 नंबर क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। इस तरीके से 4 नंबर वाले प्रश्न हो जाते हैं पहले दूसरे वाले प्रश्न के। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है और जिसमें 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 4 नंबर के 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न y = 2/3 y = -3 समीकरण में रखना है और मूल हो तो a और b का मान ज्ञात करना। आपका ये जो प्रश्न आपका है, ये भी आपका देखो, ये आपका द्विघात समीकरण से पूछा गया है, ठीक है ना, रेखिक समीकरण से नहीं, द्विघात समीकरण से। क्वेश्चन नंबर ख है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तथा इसके पूर्णांक ज्ञात करो, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है द्विघात समीकरण से।
ठीक है ना। गा नंबर क्वेश्चन है 2x² माइनस का 5x प्लस का 3, ये भी द्विघात समीकरण से पूछा गया है। तो देख सकते हो कि द्विघात समीकरण से प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, एक मोटर बोट वाला क्वेश्चन आ गया, इसको पढ़ लेना और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धारा वाला। आगे क्वेश्चन नंबर 5 समांतर श्रेणी से पूछ दिया गया है और कह रहा है इतने इतने पद दे रखे हैं जिससे उनका 78वां पद आपको ज्ञात करना है। तो ये वाला प्रश्न आप जरूर कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो इस तरीके से और कुछ है देख लेते पेपर में पीछे। तो इस तरीके से स्टूडेंट पूरा पेपर हमने आपको करके बताया, ठीक है ना। पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराया है और जिसने भी इस पूरे के पूरे पेपर के सॉल्यूशन को समझ लिया ना, क्योंकि इतना अच्छे से पेपर मैंने डिजाइन किया है, इसको पेपर वाले ने जो बनाया बहुत अच्छे से बनाया पेपर को, ताकि आप इस पेपर को करके खुद में विश्वास ला सको और बोर्ड एग्जाम 2024 में 95% मार्क्स ला सको। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।